अदिति, कई बड़े चेहरों को रिपीट किया जा रहा है और क्या माना जाए जो सीसीएस के चेहरे थे अहम, वो एक बार फिर से वही दिखेंगे या फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई तब्दीली दिख सकती है? देखिए, आपने बहुत बखूबी ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया, मैं भी सुन रही थी। लेकिन अगर इस पूरे उसको समझा जाए तो ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों ने मिलकर तैयार किया हुआ नज़र आ रहा है। इस बार जेपी नड्डा की भी अहम भूमिका नज़र आ रही है, क्योंकि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया। तीसरी बड़ी बात है कि कोई सरप्राइज़ नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं है। सारे ऐसा लग रहा है कि 2019 के पुराने चेहरे निकलकर बाहर आ गए हैं। अगर कुछ नया है तो गठबंधन के कुछ चेहरे और कुछ नाम हैं। उसमें भी गठबंधन में भी बहुत ही एक्सपेक्टेड नाम और चेहरे सामने हैं। अब पोर्टफोलियो का जिक्र आपने किया। रात को 11 बजे जैसे ही शपथ खत्म होगी, उसके आधे घंटे बाद 7:15 शपथ शुरू होगी और शपथ के करीबन 1.5 घंटे तक सभी की शपथ होगी। और क्योंकि 70-71 नाम हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 घंटे के आसपास 11 बजे बताया जा रहा है कि एक PDF फाइल आएगी राष्ट्रपति भवन से, जिसमें पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तय कर लिए गए। पर क्योंकि अब नामों में कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं है और प्रधानमंत्री का भाषण जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसमें वो पारदर्शिता की बात, गरीब कल्याण, जन कल्याण का जिक्र कर रहे थे, कमर कसने के लिए कह रहे थे और जनता के विश्वास को और मजबूत करने के लिए कह रहे थे, साथ में उन्होंने कहा कि जो अधूरे काम हैं विभागों के, उन्हें पूरा करना है, 100 दिन का मैंडेट ज़मीन पर लागू करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर विभागों में भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि डिलीवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति में आप अमित शाह जो इतनी बड़ी जीत से जीते हैं, उनका होम उनके पास ही रहता नजर आ रहा है। रक्षा राजनाथ जी, क्योंकि राजनाथ जी का इतना बड़ा कद है कि जाहिर तौर पे उनका कद कम नहीं होगा पोर्टफोलियो में। और रक्षा और गृह के ऊपर प्रधानमंत्री ही आते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, तो रक्षा गृह है। फिनेंस आप ये बेहतर तरीके समझते हैं कि जब चंद्रबाबू नायडू ने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, उन्होंने कहा कि जैसा बीजेपी चाहे, जेडीयू का कंपैरिजन बिहार के बीजेपी के नेताओं से है, तो ऐसी स्थिति में रक्षा, गृह, साथ में बात करें फिनेंस और एक्सटर्नल अफेयर, ये 4 मुख्य जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहते नज़र आ रहे हैं। फिर नितिन गडकरी हैं, उनका खुद का जो तैयारी है, रोड मैप है सड़कों को लेकर, तो ऐसे रेल है। तो मुझे लगता है कि जो खास तौर पे बड़े मंत्रालय हैं वो उन्हीं के पास जाएंगे जो पहले थे जिनके पास, जिससे कि वो जो काम है आगे वो उसी तरीके से निरंतर बढ़ता रहे। कुछ बदलाव होते दिखेंगे। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं डिलीवरी, प्रोफिशेंसी, एफिशिएंसी, इनको बहुत मद्देनज़र देखा जा रहा है, रिफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, विश्वसनीयता को देखा जा रहा है, इसलिए पुराने चेहरों को है, तो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला बदलाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात कहा जा सकता है कि जैसे बात करें अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ये बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और जो सहयोगी दलों को जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा आमूल-चूल परिवर्तन होता नज़र नहीं आ रहा। सभी की नज़र होम मिनिस्ट्री पे है कि अमित शाह ही संभालेंगे, जिन्होंने 370 किया, किसी भी तरह का एक पत्थर भी नहीं उठा जहां पर पथराव इतना होता था जम्मू कश्मीर में। ऐसी स्थिति में रक्षा और गृह मंत्रालय पुरानी तरह रिपीट होता है यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिनेंस में बदलाव होता नज़र आने की बात सुनाई दे रही है, लेकिन अब ये रात 11:30 बजे तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये तय है कि कुछ भी सरप्राइज आपको होता नज़र नहीं आ रहा, ना ही नामों में दिखा और ना ही पोर्टफोलियोज में होता नज़र आ रहा है। जी, हारे हुए चेहरों में रवनीत सिंह बिट्टू ही हैं या कोई और ऐसे चेहरे भी हैं जो लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, इसके बावजूद उनको जगह दी जा सकती है अदिति? और जीते हुए नामों में पुराने से किसको रिपीट नहीं किया जा सकता, ऐसी भी कोई संभावना है क्या? बिट्टू और अन्नामलाई ये 2 हैं जिनका जिक्र किया गया है, जिनका जिक्र ये है कि वो दोनों ही हारे हैं, लेकिन दोनों को बुलाया गया। और रवनीत सिंह बिट्टू अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं और अन्नामलाई को दिल्ली बुलाने का मकसद भी यही माना जा रहा है
कि अन्नामलाई जो है तमिलनाडु में एक बड़ा मैसेज, इसके साथ साथ अन्नामलाई के लिए ये विश्वास तमिलनाडु को दिखाने का कि वहाँ का जो रीजनल चेहरा है उसको हम जगह दे रहे हैं, जिससे कि विधानसभा में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसका इस्तेमाल हो सके, एक रीजनल कनेक्ट हो सके। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। स्मृति ईरानी का चेहरा नहीं है यहाँ पर, नहीं आई वो। वहीं एक चौंकाने वाला नाम जैसे अनुराग ठाकुर का कहा जा रहा है वो नहीं आए। अब दो सस्पेंस बरकरार हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेगा पार्टी का और दूसरा स्पीकर कौन रहने वाला है, क्योंकि स्पीकर की एक ऐसी पोस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। पिछली बार ओम बिरला ने बखूबी उसको निभाया था। कई बार तो ये जिक्र आता है कि ओम बिरला रिपीट करेंगे, लेकिन इतिहास में कभी भी स्पीकर रिपीट नहीं हुए। ऐसी स्थिति में भूपेंद्र यादव भी मंत्री पद में शामिल हो रहे हैं, तो भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर शपथ लेते नजर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते नजर नहीं आ रहे। तो ये ही दो सस्पेंस बाकी है। इसके अलावा लबोलबाब लगभग सारी तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आ गई है। जी। ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान चेहरा नहीं होंगी, ये भी स्पष्ट हो गया जब धर्मेंद्र प्रधान यहाँ मंत्रियों के साथ या संभावित मंत्रियों के साथ अगर वो बैठे हैं, ये भी तय माना जाए। ओडिशा को लेकर भी एक लगातार कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि उनको मौका दिया जाए, एक जिम्मेदारी दी जाए, वोकल फेसेस में रहे बीजेपी के लिए वहाँ। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान लगातार वो व्यक्ति थे जिसने बीजेडी से अलायंस नहीं होने दिया, जो लगातार ये विश्वास दिलाते रहे कि हम सरकार बना लेंगे। अमित शाह के करीबी हैं और अलायंस की सरकार में हमेशा वो लोग आसपास रहना चाहिए जो विश्वसनीय हैं, जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशैली को समझते हैं। अब ये वक्त नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स किया जाए, अब ये वक्त नहीं है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विश्वसनीय कम है वो प्रधानमंत्री की टीम में रहे। इसलिए प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान को भी यहाँ पर केंद्र में जिम्मेदारी दी। और एक और बात महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी ट्राइबल चेहरे को उड़ीसा में जिम्मेदारी दे रहे हैं। वहाँ पर अगर धर्मेंद्र प्रधान जाते भी हैं तो यहाँ पर एक सीट खाली होती है और अभी एक एक सीट की लड़ाई है। बाई चांस उस पर उपचुनाव हो, क्या स्थिति बने, तो ऐसी स्थिति में कोई भी सीट खाली कर देना शायद ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में वहाँ के किसी लोकल व्यक्ति को, ट्राइबल व्यक्ति को चेहरा बनाया जाएगा। और भाजपा लगातार इस बात के लिए भी कहती आई है कि अगर बीजेडी के नवीन पटनायक सीएम नहीं बनते तो फिर किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी तमिलियन को, किसी और को बनाए जाने की बात है। तो अब भाजपा जब ये कह चुकी है, लोकल मुद्दे की बात कर चुकी है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के किसी लोकल ट्राइबल को चेहरा बनाया जा सकता है। और संबित पात्रा भी सांसद के उस दौड़ में, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को रखा गया यहाँ पर केंद्र में, उनको नहीं भेजा गया। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो बहुत सोच समझकर, मैथमेटिकली सोच समझकर की जा रही हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मंत्रिमंडल की इस पूरी छाप में अमित शाह की छाप आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगले एक साल में जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ का रिप्रेजेंटेशन या वहाँ की रणनीति क्या दिख रही? चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, झारखंड है, हरियाणा है, बिहार है, हालांकि दिल्ली दूर है अभी, लेकिन उसको लेकर भी क्या रणनीति दिख रही है अदिति इस मंत्रिमंडल में? जिन राज्यों में अगले 1.5 साल में चुनाव है उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई थी, उन्हीं के मद्देनज़र राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होंगे, उन्हीं के मद्देनज़र जिस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे शुरू होंगे, रिप्रेजेंटेशन भी आप देखिए, जैसे कृष्णपाल गुर्जर का जिक्र है, राजेंद्र सिंह का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा बहुत बड़ा फोकस है। आप देखिए यादव जाटों का इंडक्शन भी आपने देखने को मिला। वहीं दिल्ली पर एक अलग रणनीति बनाई जाएगी, दिल्ली पर अभी से ही सर्वे शुरू हो जाएंगे कि विधानसभा में क्या सोचा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खास तौर पे अगले 1.5 साल में, क्योंकि माना जा रहा है कि 2 साल बाद सफल हो सकता है, 1.5 साल बाद सफल हो सकता है। ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे फोकस है, जैसे अन्नामलाई को लाना, तमिलनाडु में चुनाव कुछ साल में हैं, 1.5 साल के अंदर। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ें, फिर पंजाब का भी इंडक्शन देखने को आपको मिला है। भले ही वहाँ चुनाव वैसे अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज की भी राजनीति वहाँ पर देखने को मिली है। पर अब आप राजस्थान के लिए कहें तो राजस्थान में ना तो चुनाव है विधानसभा, और राजस्थान में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं भी आया, फिर भी राजस्थान से 4 चेहरों का इंडक्शन वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं एक अलग रणनीति। अब देखिए भूपेंद्र यादव का इम्पैक्ट हरियाणा से भी आता है, यादव हैं वो, हरियाणा में से भी वो चुनाव लड़ने की बात आई थी, तो इस वजह से। फिर भागीरथ चौधरी जाट हैं, जाट राजनीति देश भर में
एक अलग तरीके से मैसेज देने की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को। SC ST OBC की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी को एक अलग तरीके से शुरुआत करनी होगी। तो आपने देखा कि उन्हीं सभी का मिश्रण भी दिखा, लेकिन इस बार की चुनौती जातीय समीकरण के साथ साथ चुनौती ये भी थी कि कैसे सहयोगी दलों को भी यहाँ पर जो है बैठाया जाए, सहयोगी दलों को नाराज़गी ना हो किसी भी चीज़ की। अदिति, एक और रणनीति दिखती थी। बीजेपी जब अपने साथ फुल मेजोरिटी लेकर आई तो बाकी दलों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। 2014 में 5 मंत्री एनडीए के बाकी दलों से और 2019 में 2 या 3 मंत्री बनाए गए थे बाकी एनडीए के घटक दलों से। इस स्थिति में बीजेपी का एक ऑप्शन था बीजेपी के पास कि वो जिन राज्यों में विस्तार करने की कोशिश कर रही थी वहां से भी रिप्रेजेंटेशन दे रही थी। इस पर लौटेंगे। अदिति, बताइए क्या कह रही थी? मैं आपको माफी के साथ 2 मिनट का बीच में ब्रेक लेना चाहूंगी। दरअसल हम सड़क पर खड़े हुए हैं जहां पर अभी VIP रूट लग गया है, तो गाड़ी हटानी है, हम लोग को हटता है। हम आपसे 2 मिनट बाद जुड़ते हैं साइड में कहीं पर और फिर बातचीत इस चर्चा को जारी। बिल्कुल अदिति, और जैसा अदिति ने बताया कि किस तरह से अलग अलग राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है और खास करके उन राज्यों पर फोकस किया जा रहा है जहां पर चुनाव भी हैं। कई बड़े चेहरे इसमें आपको रिपीट दिख रहे हैं, कुछ चेहरे अभी तक नहीं दिख रहे हैं, उनको लेकर भी सवाल है। रामदास आठवले राज्यसभा में है, रवनीत बिट्टू हार गए, उसके बावजूद उनको मौका। के.एन. मलाई पहुंच रहे हैं, चुनाव नहीं जीत पाए कोयम्बटूर से, लेकिन उनमें राजनीतिक भविष्य दिखा जा रहा है। जितिन प्रसाद यूपीए में मंत्री थे, कांग्रेस के बड़े चेहरे हुआ करते थे, अब एनडीए सरकार में भी उनको ये मौका दिया जा रहा है।